দেশ জুড়ে ক্রমেই ফিকে হচ্ছে লাল সন্ত্রাস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মাওবাদ মুক্ত ভারতের স্বপ্ন আর দূরে নয়। নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই মাওবাদের নেতা কর্মীদের বারবার মূল স্রোতে ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানিয়েছেন দেশকে 2026 সালেই মাওবাদী মুক্ত করবেন তিনি। এই আবহে ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশকে মাওবাদী মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তার দাবি, সেই রাজ্যে এখন আর মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় স্পেশাল জোনের তালিকাভুক্ত মাওবাদী সদস্য নেই। সেই রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনের দাবি, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। আত্মসমর্পণ না করলে তাদের মরতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই একে একে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেন মাওবাদী নেতারা। শুনে নেই মধ্যপ্রদেশে মাও দমন অভিযান প্রসঙ্গে কি বলছেন সেই রাজ্যের স্পেশাল ডিজি माओ दमन ऑपरेशन पंकज श्रीवास्तव। इनको कहीं पे हम रुकने नहीं दे रहे थे और लगातार एनकाउंटर्स में ये घायल हो रहे थे और कहीं पर भी इनको न हम राशन लेने दे रहे थे, न इनको लेवी वसूली उपलब्ध हो पा रही थी और गांव वालों का जो सपोर्ट था वो भी हमने काफी हद तक नियंत्रित कर दिया था। इनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग सरेंडर हुए हैं, उनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हो रहा है कि वो बहुत परेशान थे और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इस बार तेंदुपत्ता के कलेक्शन के दौरान बालाघाट के क्षेत्र से, मंडला के क्षेत्र से इनको कोई लेवी वसूली नहीं हो पाई। पंकज जी, अभी अभी हमने सुना कि मध्य प्रदेश के सीएम ने अनाउंस किया कि आपके यहाँ से नक्सलवाद का पूरा खात्मा हो चुका है। ये आपने कामयाबी किस तरीके से हासिल की? ये जो सीपीआई माओइस्ट की समस्या थी, ये 1980 के दशक में बस्तर में और बालाघाट में करीब करीब साथ साथ शुरू हुई और ये तब से इस पूरे क्षेत्र में उनकी गतिविधियां चल रही थी और बीच में करीब 5 से 6 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हुए थे। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर का एरिया है मध्य प्रदेश के साथ, वहां पर भी कुछ गतिविधियां दिखाई पड़ी थी। वो इलाका जो है वो दूसरे ग्रुप्स का था, बट नीचे जो ये बालाघाट और मंडला और रिंडोरी का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाता है और यहाँ पर पीडब्ल्यूजी पीपल्स वॉर ग्रुप जो बाद में सीपीआई माओइस्ट बन गए 2004 में, इनकी गतिविधियों का क्षेत्र रहा है। 1990 के दशक में अगर हम तब जो है यूनाइटेड छत्तीसगढ़ को अलग करके देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत अधिक हिंसा माओवादियों द्वारा की गई। हमारे एक उस समय के सिटिंग माननीय मंत्री, उनकी हत्या हुई, हमारे एडिशनल एसपी की हत्या हुई और बहुत सारे पुलिस कर्मियों की लैंडमाइन ब्लास्ट में या उन्हें गोली मार के, कुल्हाड़ी से मार के इस तरह की हत्याएं की गई। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एलीट एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस जंगल वारफेयर के स्पेशलिस्ट फोर्स को जो है डेवलप किया गया, इसका नाम हाक फोर्स दिया गया। तो ये जो हाक फोर्स है ये 2002-03 से इस क्षेत्र में काम कर रही है, परंतु इनको जो सफलताएं मिलनी शुरू हुई हैं ये 2019 और उसके बाद हुई है। और 2012 में 1-2 इंसिडेंट में हमारे पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या हुई थी और 2 नक्सलाइट भी जो है एनकाउंटर में धराशायी हुए थे, परंतु उसके पहले और उसके बाद में बहुत वर्षों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2019 के बाद से हुई है और उसमें सामान्य तौर पर 1-2
एनकाउंटर्स में नक्सली एलिमिनेट होते रहे हैं। 2022 में जरूर 6 लोग मारे गए थे, 2023 में। उसके अलावा 1-2 लोग ही इसमें होते रहे। तो 2025 में जब शुरुआत में, इसमें 2024 के अंत में मुझे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस की कमान दी गई। उस समय ऑपरेशन कगार पूरे देश में चल रहा था। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के इसमें काम कर रही थी, और मध्य प्रदेश में भी मोमेंटम की आवश्यकता थी। 2024 के नवंबर में एक एनकाउंटर में हमारे एक कर्मचारी के सर में गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, और इसको लेकर के भी काफी चिंता शासन में थी। और उस समय फिर हम लोगों ने इसको यहाँ से टेकअप किया। तो 2025 में हमारी यहाँ की हाफ फोर्स को, कोबरा और सीआरपीएफ को अच्छी सफलताएं पहले 6 महीनों में मिली, और उसके बाद बारिश और उसके बियॉन्ड हम लोगों ने इनके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर बिल्टअप किया। इनको कहीं पे हम रुकने नहीं दे रहे थे, और लगातार एनकाउंटर्स में ये घायल हो रहे थे, और कहीं पर भी इनको ना हम राशन लेने दे रहे थे, ना इनको लेवी वसूली उपलब्ध हो पा रही थी, और गांव वालों का जो सपोर्ट था वो भी हमने काफी हद तक नियंत्रित कर दिया था। इनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग सरेंडर हुए हैं, उनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हो रहा है कि वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इस बार तेंदुपत्ता के कलेक्शन के दौरान बालाघाट के क्षेत्र से, मंडला के क्षेत्र से इनको कोई लेवी वसूली नहीं हो पाई। तो बगैर धनराशि के और बगैर इस मोटिवेशन के तो बहुत दिन तक ये चल नहीं सकते थे। और लगभग अभी अक्टूबर नवंबर में तो हर 10 दिन या 15 दिन के भीतर एक एनकाउंटर हम ले रहे थे, और उसमें इनका सारा सामान छूट जाता था, कुछ लोग घायल हो जाते थे, और जिसकी और ये लगातार इनको हम अपने इलाके में इधर से उधर दौड़ा रहे थे। नवंबर में 19 नवंबर को बहुत अच्छी सूचना पर हमारी बड़ी पार्टियां थोड़ी वहां पे खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ में जिला है, और गोंदिया महाराष्ट्र का जिला, वहां से भी कुछ फोर्सेस लेकर के एक हमने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। और वो ऑपरेशन में हम अपना घेरा डाल रहे थे, इसी बीच में कुछ नक्सली वहां से निकल करके भाग रहे थे, उनके साथ गोलीबारी हुई, और उसमें जो है हमारे एक इंस्पेक्टर, बहुत ही बहादुर इंस्पेक्टर थे, आशीष शुक्ला, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद हमने और प्रेशर बिल्ड किया, और जिसके कारण से एक एक करके ये सारे जितने अलग अलग दलम थे, ये सारे के सारे सरेंडर होते गए, और करीब 40 दिनों में 45 लोग सरेंडर हुए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अभी इस समय पूरी तरह से अपने प्रदेश को इस प्रॉब्लम से फ्री करा लिया है, और अब आगे हम किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। जी, एक चीज और हमने देखी है कि ये नक्सली हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन बहुत सारे हथियार जो है वो छुपा के भी रखे हुए थे। तो क्या इनसे हथियारों की भी रिकवरी हो रही है? इनके डंप जो जगह जगह छुपा के जंगलों में रखते हैं, उनकी रिकवरी भी हो रही है? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। आप देखेंगे कि पिछले वर्ष 2024 में भी शुरुआत में जब दूसरे प्रदेशों में ये सरेंडर कर रहे थे, तो ये बगैर हथियारों के सरेंडर कर रहे थे। तो हमारी जो बिल्कुल ही समिट लेवल की मीटिंग्स में भी इस पे चिंता व्यक्त की गई थी, और फिर ये किया गया कि इनको हथियार पीछे अगर ये छोड़ के आएंगे तो उसका दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा जो हथियार से ही वही उनकी पावर है, तो वो हम बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में
हथियारों के साथ लोगों का सरेंडर होना शुरू हुआ। ये इंसर्जेंसी जो होती हैं, इनसे ये बहुत ही संगठित और पिछले 50 सालों से चल रही इंसर्जेंसी कई प्रदेशों में फैली हुई थी। यहाँ पे एक हेडक्वार्टर से लेकर के फिर बहुत सारे सब हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं और पूरी टेरिटरी जो होती है उस पर कब्जा रखा जाता है। तो निश्चित रूप से कि जो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन कहलाता है, जो हमारा इलाका है एमएमसी जोन, यहाँ पर भी ट्रेनिंग भी होगी लोगों की, नए लोग रिक्रूट होंगे, नए लोगों की ट्रेनिंग होगी, उनको वर्दी वगैरह दी जाएगी और उनको हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे। तो ये हथियार हेडक्वार्टर से आना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो जगह जगह पे ये डंप्स बनाते हैं। अब बहुत सारे डंप्स हम रिकवर कर रहे हैं। एलएमजी, अभी खैरागढ़ पुलिस के पास में एलएमजी जैसे बड़े हथियार, इंसास, ये सारे रिकवर हो रहे हैं। एक्सप्लोसिव्स रिकवर हो रहे हैं, कैश रिकवर हो रहा है, दवाइयाँ और बहुत सारा सामान, वर्दी, ये सारी चीजें रिकवर हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है इनके पूरे तंत्र का एक हिस्सा है, ये डंप बनाना और रखना, और ऑल दिस इज बीइंग डन नाउ। पंकज जी, हमने देखा कि ऐसा नक्सलबाड़ी जब चल रहा था तो उसका जब खात्मा हुआ तो ऐसा माना गया कि देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ऐसा माना गया 2003-2004 के आसपास की शायद जो है अब नक्सलवाद का हमने इस समस्या से निजात पा ली है। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना गढ़ बनाया अबूझमाड़ में, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उन्होंने देश भर में अपना प्रचार और प्रसार फैलाकर अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए काफी हद तक उन्होंने अपना अपना जो आंध्र प्रदेश में जो उनको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर ली। तो इस बार आपको ऐसी उम्मीद क्यों है कि अब जो खात्मा होगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा? देखिए, इसमें कई मार्कर्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, जो क्लियर करते हैं कि अब जो है इसके बियॉन्ड ये विचारधारा कि हम सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता हथियाएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, इस विचारधारा के बहुत सारे टेकर्स नहीं होंगे। एक तो अभी जो स्टेट है, भारत का जो गणराज्य है, हमारे राज्य सरकारों जो हैं वो इस तरह के किसी हिंसक और गैर कानूनी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बढ़िया जो है रोबस्ट है हमारे पास में। तो अब हम कहीं पर भी एक इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है बहुत सालों तक चलने नहीं देंगे, और ये चलेगी नहीं, नंबर एक। नंबर दो जो है, ये जिन कारणों से ये आंदोलन को सपोर्ट मिला लोगों का, तमाम लोग जुड़े इसके साथ में, वो जो मूलभूत कारण है जिसमें बार बार कहा जाता है कि गरीबी या शिक्षा है, गरीबी या शिक्षा बहुत इलाकों में है। और इधर जो है बस्तर में आप पाएंगे कि ये भूमिहीन किसानों या भूमिहीन मजदूरों का, या इस तरह के भूमिहीन और बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का आंदोलन नहीं है। ये लोग, जो लोग इससे जुड़े हैं वहां पर, वो बिल्कुल ही गरीब और ऐसे नहीं है, परंतु उनको अपने अधिकार चाहिए। उनको जंगल का जो उनका पहले फ्री मूवमेंट होता था, जंगल का अधिकार चाहिए, और उनको वहां पर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें उनकी आवाज का अधिकार चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो है एक तो लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है, और जो इस तरह के जो फॉल्ट लाइंस और डिवाइसेस थे जिसको यूज करके जो इनके लीडर्स हैं लोगों को जोड़ते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और शासन के प्रति जो है नफरत और ये इस तरह की भावना भरते हैं, ये जो मुद्दे हैं अब वहां पर नहीं है। निश्चित रूप से जो है बहुत ज्यादा शासन का जोर है कि जो है इन इलाकों को बहुत तेजी से विकासशील बनाया जाए, विकास किया जाए इन इलाकों में।
यहाँ के बच्चों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के पुरुषों का, सभी का। तो और ये अभी चलेगा कई वर्षों तक, बहुत लंबा अच्छा प्लान बनाए जा रहा है और ये बहुत समय तक चलेगा। बहुत डिटेल्ड में ये प्लान्स तैयार हो रहे हैं और काम शुरू कर दिया गया है। तो जो इलाके खाली होंगे उन इलाकों पर किसी भी तरह का शासन के प्रति, देश के प्रति किसी भी तरह का किसी के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहेगा और सारे लोग जैसे बाकी देश के हिस्से में सारे लोग मिल करके अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति लगातार सुधार रहे हैं, वैसे इस इलाके के लोग करेंगे। तीसरी चीज इसमें यह है कि इस आंदोलन में बहुत रिजिडिटी थी, बहुत ज्यादा रिजिड जिसको कहते हैं रूढ़ी वाले लोग थे इसमें। ये एक तो अपने आंदोलन में बहुत सारे विशेषकर आदिवासी वर्ग के लोगों को बहुत ऊपर की रैंक तक नहीं आने देते थे। नए लोगों को इन्होंने बहुत जो है बढ़ावा नहीं दिया, इस जो भी तथाकथित राजनीतिक दल था इसमें। तो जो है सत्ता जो ऊपर का जो हिस्सा था ये थोड़े लोग ही लेकर के इसको घूमते रहे। अब उनकी उम्र 60 साल 70 साल की है, तो उनका कोई अभी आगे भविष्य है नहीं और वो कितने दिन तक इस तरह से संगठन चलाएंगे और किस तरह से इस संगठन को आगे ले जाएंगे, ये इसमें कोई फ्यूचर दिखता नहीं। तो इस तरह के संगठन जो है अब आगे नहीं चलने वाले। पूरा समाज पूरा बदल गया है, समय बदल गया है, लोगों के पास में बहुत साधन, बहुत अपॉर्चुनिटीज आई हैं जिसके जरिए वो अपना बढ़िया शांत, अच्छा, सुंदर जीवन जी सके। तो हथियार लेकर के लड़ाई लड़ने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मौका होगा। तो इस तरह की 3-4 जो बड़ी चीजें हैं जिससे कि अब नहीं लगता कि इस तरह का कोई आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर फिर से पॉपुलैरिटी गेन करेगा। छोटे मोटे लोगों को ग्रीवांसेस और प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो दैट मे नॉट बी रूल्ड आउट। ऐसा तो नहीं है कि ये जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, एक तो उनको अपनी जान गंवाने का भय है, क्योंकि तमाम राज्यों की जो भी नक्सल प्रभावित राज्य थे वहाँ की पुलिस और वहाँ पे सीआरपीएफ और खासतौर पर लोकल लोगों की बनाई हुई, जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में डीआरजी है, तो उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा दबाव बनाया और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा कि अब या तो इनकी जान जाएगी या इनको समर्पण करना पड़ेगा। तो आत्मसमर्पण कहीं कोई एक रणनीतिक चाल तो नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो संख्या है इस समय 2024 से आप देखिएगा 24-25 में बहुत ज्यादा बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, उधर यहाँ तक बिहार और उस इलाकों में, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नंबर है। तो ये क्या हुआ है कि अभी जो जिस तरह से सुरक्षा बलों ने इन पर स्ट्राइक किया है, तो ये जो इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, जो ढांचा है, वो ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। इनके बड़े नेता कैप्चर हुए, बड़े नेता मारे गए और कुछ सरेंडर हुए। तो जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का जो जिनके पास में जिम्मेदारी है, वो पूरा तंत्र जो है इनका ध्वस्त हो रहा है। तो जो बाकी जो छोटा कैडर है जिसमें आदिवासी बहुत ज्यादा है संख्या में, वो आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा उनको कोई वो नहीं है जिस तरह से सीनियर लीडर्स को है। तो जब ये जो ढांचा है ये क्रम्बल हुआ है और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, बुरी तरह से परेशान है। यहाँ पर कुछ लोग जो सरेंडर हुए वो लोग बोल रहे थे कि हमें 3-3 दिन में खाना मिल रहा था, दिन रात ड्रोन उनके ऊपर घूमता था और उससे बचने के लिए इधर उधर हम पेड़ों के नीचे गुजारते रहते थे। अगर एक बार जूता या चप्पल छूट गया है तो दोबारा मिलना मुश्किल है, आप खरीदने का आपके पास समय नहीं होगा, पीछे पुलिस आ जाएगी। तो इस कारण से ये जो बहुत कठिन जिंदगी ये लोग पहले भी जीते रहे, जंगल की जिंदगी स्पेशली विशेषकर महिलाओं के लिए मुश्किल बहुत होती है, लेकिन उसको बहुत दुरूह बनाया हुआ है। तो इसलिए वो सरेंडर हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि ये जो है, ये जो जिस तरह से वो परेशान है बुरी तरह से और जान जाने का भी खतरा होता है, तो वो उससे बाहर आए।
तो ये शुरू में जब बगैर हथियार के लोग आ रहे थे तो ये चिंता व्यक्त की गई थी, परंतु अब न केवल लोग सरेंडर कर रहे हैं बल्कि अपने जो भी उन्होंने इधर उधर अपने रिसोर्सेज रखे हुए हैं वो उसको बता भी रहे हैं और वो रिकवर किया जा रहा है। तो अभी नहीं लगता कि ये जो अभी का समर्पण है ये कोई सोची समझी इनकी चाल है, और ना तो किसी के सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ में ऐसा कुछ आया है, ना कोई इनके लिटरेचर में ऐसा मिला है। ये जरूर है कि ये बार बार कुछ लोग इनमें से कह रहे हैं कि अभी सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है और हमको अपना तरीका बदलना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से तो सभी लोग वेलकम है, सभी लोग अपनी बात कहते हैं, विरोध करते हैं और शासन प्रशासन सब ध्यान देता है और उस पर, और अगर जो जरूरत होती है उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। यही तो लोकतंत्र की सबसे ज्यादा खूबसूरती है हमारे देश की। पंकज जी, हमने देखा था कि जब भिंड के मुरैना के इलाके में डकैतों का पुनर्वास किया गया तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि लोकल गैंगलॉर्ड्स बन गए और वो कुछ तो क्रिमिनल गतिविधियों में भी शामिल हो गए। ये नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं, इनको ये इंश्योर करने के लिए कि ये मुख्य धारा में वापस लौट जाएं और किसी आपराधिक गतिविधि में संलग्न ना हो, इससे बचने के भी उपाय किए जा रहे हैं। हाँ, ये जो जनरल जो मॉडल समर्पण की जो नीति है, जो पॉलिसी सारे स्टेट से हम लोगों ने अपनाई है, उसमें ये कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए हैं कि जो आर्थिक सहायता वगैरह दी जाती है उसकी किस्तें जो है जनरली जो है वो पुलिस अधीक्षक जब पीछे का कंडक्ट देखते हुए आगे की किस्तें कई चीजों में देंगे। तो ये सारी चीजें तो वैसे ही प्रोवाइडेड फॉर है। इसके अलावा जो है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपना उनका इंटेलिजेंस का तंत्र है या उनका सामान्य पुलिस के थाने की वो तंत्र है, उसका वो लगातार इस्तेमाल करेंगे और वो देखेंगे कि जो है जो लोग पुनर्वास जिनका हो रहा है वो जैसा अपेक्षित है वैसे ही वो रहे और वैसे ही जीवन जिए। तो आपकी जो चिंता है वो आई थिंक कि सभी लोग इसको शेयर कर रहे हैं और उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ समय तक काफी ध्यान रखा जाएगा। पंकज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू राजेश, और आप सभी को भी बहुत बधाई। देश की बड़ी समस्या है, अगर ये खत्म होती है तो हम सभी देशवासियों के लिए बड़े हर्ष का और गर्व का विषय होगा, निश्चित रूप से समाप्त होगी। और आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ত্রিপুরা এক অপরিসীম সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতির ভূমি।